हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, होप सो आपने आरटीपी के पिछले दोनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का दिसंबर 21 का बच्चे आरटीपी हम डिस्कस कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आइए अब इस क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पहले दो पार्ट्स के अंदर हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 11, इंड AS 32 और इंड AS 109। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है। सर कौन से टॉपिक पे ये सवाल है? बच्चे ये सवाल है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने आपको एक टॉपिक कराया हुआ है अर्ली रिडम्पशन, कि कंपनी जब अपने डिबेंचर्स की अर्ली रिडम्पशन करती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है। हालांकि सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लासेस में किया भी हुआ है, पर स्टिल मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक में भी है। ऑफ कोर्स फिगर्स थोड़े से अलग हैं, बट सेम क्वेश्चन किया हुआ है। बट स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार MTP RTPs में आ गया, बट अभी तक ये आपके एग्जाम में नहीं आया। क्लियर है? अर्ली रिडम्पशन का क्या, पहले तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या करते हैं, आपको पता है स्प्लिट अकाउंटिंग होती है कि इनिशियल रिकॉग्निशन में जितने भी आपके कैश फ्लोज होते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम फाइनेंशियल लायबिलिटी ढूंढते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्स एंड द फाइनेंशियल लायबिलिटी इज नथिंग बट द इक्विटी कंपोनेंट। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स में डेट कंपोनेंट भी होता है, इक्विटी कंपोनेंट भी होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज करके हम इक्विटी कंपोनेंट ढूंढते हैं, डेट कंपोनेंट ढूंढते हैं, और इक्विटी कंपोनेंट बैलेंसिंग फिगर आता है। फिर जब कंपनी अर्ली रिडम्पशन करती है, तो जब अर्ली रिडम्पशन करती है वहां खड़े होके बचे हुए कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट, वहां खड़े होके बचे हुए कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं यूजिंग रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट, रिवाइज्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालते हैं, और उस अकॉर्डिंगली फिर अपनी जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करते हैं। क्लियर है? मेन इसमें बात है कि इसमें जो डिस्काउंट रेट, जब रिवाइज्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी निकाली जाएगी तो जो डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है वो रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट होता है। इसमें ओरिजिनल डिस्काउंट रेट यूज नहीं करते हैं। अभी लीज का हमने किया था पिछली क्लास में, वहां हम बोलते थे कि आप ओरिजिनल डिस्काउंट रेट यूज करिए, पर यहां रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, पढ़िए जी। ऑन 1 April 2001 PS Limited issued 6,000 9% convertible debenture with a face value of 100 each, maturing on 31st of March 2006। 6 साल लाइफ है जी डिबेंचर की। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, नहीं जी 5 साल लाइफ है जी डिबेंचर की। The debentures are convertible into equity shares of PS Limited at a conversion price of 105 per share। डिबेंचर का कन्वर्जन प्राइस है 105 पर शेयर। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन कैश। 9% ब्याज का रेट है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, और हर साल ब्याज देते हैं। एट द डेट ऑफ इशू नॉन कन्वर्टेबल डेट could have been issued by the company at a coupon rate of 13%। यही होता है मार्केट रेट। इसी रेट से हम ओरिजिनली डिस्काउंट करके फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालेंगे। ऑन 1 April 2004, 3 साल बाद, है ना, 3 साल हो गए ना, 1 2 2 3 3 4, 3 साल बाद द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 6,30,000। उस समय उसकी फेयर वैल्यू चल रही है 6,30,000। PS Limited makes a tender offer to debenture holders to repurchase the debenture for 630, which the debenture holders accepted। लो जी, आ गया अर्ली रिडम्पशन या अर्ली। अगर वो कुछ ना करता तो 31 मार्च 2006 को वो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देता। अगर कुछ ना करता
तो 31 मार्च 2006 को या तो कन्वर्ट कर देता या रिडीम कर देता, है ना, कुछ भी ना करता तो या तो कन्वर्ट कर देता या रिडीम कर देता। बट उसने क्या किया, उसने अर्ली रिडम्पशन कर डाली, 1/4/2004 को ही उसने अर्ली रिडम्पशन कर डाली। क्लियर है। अब ना ये बताया नहीं हुआ कि क्योंकि ये ने कहीं नहीं लिखा था ओरिजिनली ये डिवेंचर कन्वर्टेबल थे या रिडीमेबल भी थे, ये कहीं नहीं लिखा। सवाल में सिर्फ इतना लिखा है द डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, तो कन्वर्जन ऑप्शन किसके पास थी ये नहीं बताया हुआ। सो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मान के चलते हैं कि कन्वर्जन ऑप्शन लाइज ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। ये हमने क्लास में भी अज्यूम किया है हर सवाल में कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है कि कन्वर्जन ऑप्शन किसके पास है, तो हम मान के चलते हैं कि कन्वर्जन ऑप्शन किसके हाथ में है, डिवेंचर होल्डर्स के ही हाथ में है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बदल जाएंगे ना। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कौन से होते हैं कि अगर डिवेंचर होल्डर मांगने आता है तो कंपनी मना नहीं कर सकती, उन सारे कैश फ्लोज को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बोलते हैं। क्या इंटरेस्ट कंपनी को देना है, यस, वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है। क्या रिडम्पशन प्राइस कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होगा, यस, क्योंकि हम मानते हैं कि कन्वर्जन ऑप्शन डिवेंचर होल्डर के हाथ में है। अगर वो कन्वर्जन ना कराना चाहे और वो रिडम्पशन कराना चाहे, क्या कंपनी मना कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में रिडीमेबल प्राइस भी आएगा इनिशियल रिकॉग्निशन में। ठीक है, आगे, एट द डेट ऑफ रीपरचेज PS लिमिटेड कुड हैव इशूड non-convertible debt with a 2-year term bearing coupon interest at 10%। लो जी, जिस दिन उसने रिडीम करा उस दिन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है 10%, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी अब सवाल में। शो अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ PS लिमिटेड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन और एट द टाइम ऑफ रीपरचेज ऑफ द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। 2 बार एंट्री डालनी है। पहली एंट्री डालनी है 1/4/2001 को और अगली एंट्री डालनी है 1/4/2004 को। सो 2 बार आपको एंट्रीज करके बतानी है, पहले 1/4/2001 को एंड देन 1/4/2004 को। क्लियर बात। आइए जी, तो पहला काम होता है, अच्छा पहले हम अजम्पशंस लिख दें अपनी कि हमने क्या माना है। सो लिखिए, इट इज assumed for initial recognition that conversion option is in the hands of डिवेंचर होल्डर्स। दूसरा बच्चे सवाल ने कन्वर्जन प्राइस 105 बोला है, रिडम्पशन प्राइस नहीं बोला। सो मान के चलेंगे कि ओरिजिनली रिडम्पशन प्राइस 100 रुपए ही होगा और बाद में उसने अर्ली रिडम्पशन 630 पे कर दी, वो 100 रुपए से ज्यादा ही है, पर हम ओरिजिनल रिकॉग्निशन के लिए, इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए मान के चलेंगे कि कन्वर्जन प्राइस आपका 100 रुपए ही हो, सॉरी रिडम्पशन प्राइस 100 रुपए ही होगा। इट इज अज्यूम्ड दैट redemption price is ₹100। चलिए जी, सो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंपोनेंट एज ऑन 1/1/2001। कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंपोनेंट एज ऑन 1/1/2001। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज देख लें, 5 साल लाइफ है, हर साल वो ब्याज देगा। 6000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक, तो 6 लाख का 9% है ना, कितना 54,000। तो हर साल 54,000 का वो ब्याज देगा। क्या वो ब्याज देने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता।
है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, प्लस क्योंकि रिडम्पशन कन्वर्जन की ऑप्शन डिबेंचर होल्डर के हाथ में है, अगर वो पैसा मांगने आ गया क्या हम मना कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब लास्ट में हमें ये 6 लाख भी पे करना पड़ेगा। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और मार्केट रेट शुरू में कितना है? 13%। आइए जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो 54,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 13%, 5। सो ये आ गया आपका 54,000 इंटू फैक्टर निकाल लें, 3.517। So 54,000 into 3.517, so 189918। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट, सो 6 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 13%, 5। सो 6 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 1.13, 0.543। सो 6 लाख इंटू 0.543, 3,25,800। तो ये आ गई जी आपकी क्या? फाइनेंशियल लाइबिलिटी 189918। सो 515718। प्रोसीड्स आपको इस डिबेंचर से कितने मिले शुरू में? 6 लाख। तो बताओ आपका इक्विटी कंपोनेंट कितना? 84282। 84282। सो जर्नल एंट्रीज बाद में डालते हैं। सो इनिशियल रिकॉग्निशन का काम हो गया। अब क्योंकि 3 साल बाद उसने अर्ली रिडम्पशन करी है, तो पहले 3 साल की फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ amortized cost of liability as on 1/4/2004। आप इसको 31 मार्च 2004 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 3 साल की अमोर्टाइज कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालते हैं? जैसे लीज की निकालते हैं, ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। सो 2001-2 लाइबिलिटी कितनी है? 515718। इस पे ब्याज लगाएंगे एट द रेट ऑफ 13%, 67043। और पहले साल आप ब्याज पे कर देंगे कितना? 54,000। सो क्लोजिंग बैलेंस 515718 प्लस 67043 माइनस 54,000, 528761। फिर 2002-3 528761, इसका 13%, 68739। फिर आपने 54,000 पे किया, 528761 प्लस 68739 माइनस 54,000, 543,500। फिर 2003-4 543,500, इसका 13%, 70655, 54 आपने पे किया। सो लाइबिलिटी आ रही है जी 560,155। 560,155 मतलब जिस दिन आपने अर्ली रिडम्पशन किया, आपकी बुक्स में ये लाइबिलिटी की वैल्यू चल रही होगी
560155। अब क्या करेंगे, अब चौथे साल खड़े होके यहां खड़े हैं हम लोग, तीसरे साल के लास्ट में जो बचे हुए कैश फ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट। सो कैलकुलेशन ऑफ revised financial liability as on 1/4/2004 using 10% डिस्काउंट रेट, है ना। सो 54,000 इंटू 0.909 प्लस लास्ट में 6,54,000, यस 10% ही है ना, यस, इंटू 0.826। सो 54,000 इंटू 0.909, 49086, 6,54,000 इंटू 0.826, 540,204, 589,290। ये है जी फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। आइए जी अब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सर एंट्रीज कैसे करोगे, अभी करके दिखाऊंगा, देखते जाओ। पहली एंट्री कब होगी, 1/4/2001 को बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू डिबेंचर फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ओरिजिनली फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितनी थी आपकी, 515,718 टू डिबेंचर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कितना था, 84,282, 84,282। ओके है जी। अब 1/4/2004 को पहली एंट्री आपकी बुक्स में लाइबिलिटी चल रही है, ये उसको रिप्लेस करेंगे इस लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी बढ़ गई, जो भी गेन लॉस होगा कहां जाएगा, P&L में, लॉस ही हुआ है। सो डिबेंचर फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, तो पुरानी लाइबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करिए 560,155, नई लाइबिलिटी को बुक्स में लेके आइए टू डिबेंचर फाइनेंशियल लाइबिलिटी 589,290, और डिफरेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैठे बिठाए आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, देखो वो तो बढ़नी है क्योंकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, आप ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, है ना। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी बढ़ गया और आप कम ब्याज दे रहे हैं ना, क्योंकि नहीं 13 से 10 हो गया, कम हो गया, सॉरी माफ करिएगा। सो उसके बाद क्या होगा, अब ये जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है यही तो आपने रिडीम करी है ना, कितने की, 6,30,000 की, तो डालिए एंट्री डिबेंचर फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 589,290 टू बैंक 6,30,000, और एक और लॉस हुआ आपको, लो जी 6,30,000 माइनस 589,290, 40710 का एक और लॉस हो गया। सर कोई और भी एंट्री होगी, बच्चे बुक्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है कितने का, 84,282, इसको रिटेन्ड अर्निंग या अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर दो। डिबेंचर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू अदर इक्विटी, या रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिख सकते हो, 84,282। लो जी, तो इस तरह से अर्ली रिडम्पशन के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करा जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया, चलिए लिख लीजिए जी इसको। सो इंस्टीट्यूट ने अलग तरीके से सॉल्व किया है, आंसर वही होते हैं पर उनके तरीके अलग होते हैं सॉल्व करने के, सो आप बेटर है इसको लिख लें।
पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए जी, सो आराम से बच्चे आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। 1 सेकंड रुकना जरा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंडेस 101 का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हालांकि इतिहास में इन्होंने इंडेस 101 से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते रहे हैं आरटीपी में, बट अब लगता है इनको समझदारी बन गई कि हाँ इतना बच्चे के लिए करना पॉसिबल नहीं है, तो इस बार है बड़े प्लेन वनीला सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं। पढ़िए जी। While preparing an opening balance sheet on the date of transition, an entity is required to recognize all assets and liabilities whose recognition is required by Ind AS, reclassify items that is recognized in accordance with previous GAAP as one type of asset liability or component of equity but are a different type of asset liability or component of equity, and apply Ind AS in measuring all recognized assets and liabilities. Give example for each of the above 4 categories. पहली बात तो मुझे 4 कैटेगरीज नजर नहीं आए, कैटेगरी सिर्फ 3 ही है। वो 4 इसलिए बोल रहा होगा कि एसेट लाइबिलिटी को अलग अलग बोल रहा होगा। वो कह रहे हैं इनके एग्जाम्पल दीजिए। हाँ जी, आप बताइए जी। हम इंड AS 101 के शुरू में ही लिखवाते हैं। इंड AS 101 कौन सा है? फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। कि जब भी आप पहली बार इंड AS बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको उन सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जो प्रीवियसली आपने रिकॉग्नाइज नहीं किए हुए हैं। रिकॉग्नाइज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हुज रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड बाय द इंड AS, जो प्रीवियसली आपने रिकॉग्नाइज नहीं किए हुए हैं। जैसे हमारे देश में शेयर बेस्ड पेमेंट का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, बिकॉज इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था। क्या अब आपको शेयर बेस्ड पेमेंट रिकॉर्ड करने पड़ते हैं? यस, करने पड़ते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम आप कोई डेफर टैक्स बनाते ही नहीं थे, क्या अब आपको डेफर टैक्स बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम रिकॉर्ड करने पड़ते हैं? यस, करने पड़ते हैं। सो ये वो आइटम्स आपको एग्जांपल देने हैं, वो इंस्टीट्यूट ने नीचे दिए हुए हैं, वो देख लेंगे। फिर कह रहा है रिक्लासीफाई। रिक्लासीफाई का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रजीम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैपिटल दिखाते थे, जबकि यहाँ इंड AS में उसको रिक्लासीफाई करना पड़ा। उसका कुछ, अगर वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं तो कुछ हिस्सा लाइबिलिटी होगा। सिमिलरली डिबेंचर्स को हमेशा लाइबिलिटी दिखाते थे, जबकि अभी पढ़ा कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का पूरा हिस्सा लाइबिलिटी नहीं होता। अगर वो कन्वर्टेबल है तो कुछ हिस्सा इक्विटी होगा, कुछ हिस्सा लाइबिलिटी होगा, एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात? ये रिक्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल। और मेजरमेंट के एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं कि आपको मेजरिंग कैसे करनी है किसी भी, आप समझ लीजिए कि जैसे आप शेयर बेस्ड पेमेंट में ही समझ लीजिए कि खर्चे का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। सो आपको 4 एग्जाम्पल्स देने। अब कितने एग्जाम्पल देने वो लिखा नहीं है, पेपर में लिखा आएगा कि 2 एग्जाम्पल देने के 3 देने हैं। आइए जरा देखें इंस्टीट्यूट ने इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा चर्चा रिक्वायर्ड है नहीं। हाँ जी, पहला क्या था? रिकॉग्नाइज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हुज रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड बाय इंड AS। उसने क्या क्या एग्जांपल दिए? कस्टमर रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट्स इफ एन एंटिटी इलेक्ट्स टू रीस्टेट द बिजनेस कॉम्बिनेशंस, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज, और रिकॉग्निशन ऑफ डेफर टैक्स ऑन लैंड। बच्चे इन्होंने भी कुछ अजीब एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज अपना कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता था इंडियन गैप में। हमारे पास इसॉप्स का गाइडेंस नोट था, पर वो सिर्फ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर था, नॉन एम्प्लॉइज का कुछ भी नहीं करते थे। जबकि इंड AS 102 में क्या हम नॉन एम्प्लॉइज को भी ट्रीट करते हैं? यस, करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ डेफर टैक्स ऑन लैंड, मैंने एग्जांपल दिया था रिकॉग्निशन ऑफ डेफर टैक्स ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये लैंड का बोल रहे हैं, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स को भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, कस्टमर रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। फिर रिक्लासिफिकेशन के एग्जांपल दे रहे हैं 2। पहला तो वही है, देखो
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसको अर्लियर इक्विटी बोला गया था, अब इसको रिक्लासिफाई करके फाइनेंशियल लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। एनसीआई विच वुड हैव बीन अर्लियर क्लासिफाइड आउटसाइड इक्विटी, हाँ एनसीआई को आप सिंगल लाइन आइटम के रूप में शेयर होल्डर फंड के बाद दिखाते थे, सेकंड आइटम, जबकि अभी आपको बोला गया कि इसको इक्विटी का पार्ट बना। रिक्लासिफिकेशन क्या होता है कि बैलेंस शीट की एक हेडिंग से हटा के दूसरी हेडिंग में लिखने, दैट इज कॉल्ड रिक्लासिफिकेशन ना। सो अगर आप एनसीआई अर्लियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कुछ नहीं कहता था तो हम इसको शेयर होल्डर फंड के अलग दिखाते थे, सेकंड लाइन आइटम हेडिंग बनाते थे, जबकि इंड AS 21 कहता है कि इसको विद इन इक्विटी दिखाइए। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रिक्लासिफिकेशन। और फिर मेजरमेंट का एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन की डिस्काउंटिंग होती है। आपको पता है इंड AS 37 कहता है कि जब भी आप प्रोविजन करेंगे और वो 12 महीने बाद सेटल हो रही है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ेगी। सो ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड इनकम टैक्सेस फॉर ऑल टेम्पररी डिफरेंसेस इंस्टेड ऑफ द टाइमिंग डिफरेंसेस। AS 22 कहता था कि डेफर्ड टैक्सेस सिर्फ टाइमिंग डिफरेंसेस के ही बनेंगे, जबकि इंड AS कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको टेम्पररी डिफरेंसेस को ही को कंसिडर करना है, विच इंक्लूड्स ऑफ कोर्स टाइमिंग डिफरेंस एज वेल। पर नाम बदल गया, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हमने बदला। हमने AS 22 भी पढ़ा हुआ है, इंड AS 12 भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो ये तो बच्चे लर्न ही करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं। मेजरमेंट में आप शेयर बेस्ड पेमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लियर है ना। मेजरमेंट में तो आप पीपीई का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पीपीई को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेजर कैसे करने। सो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तो जस्ट एक फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो रिकॉग्निशन के एग्जाम्पल, रिक्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल और मेजरमेंट के एग्जाम्पल। एक्चुअली ये वो एग्जाम्पल हैं जहां ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अलग होता है और इंड AS में अलग होता है, वो एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। सो बेटर है इसको लर्न कर लें, बिकॉज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद नहीं होते कि वहां हम क्या ट्रीटमेंट करते थे, तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। तो बेटर है आप इन 2-4 आइटम्स को लर्न कर लें, ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से इस सवाल को कर पाएंगे। क्लियर है। इंड AS 101 में पहली लाइन ही यही लिखवाते हैं कि while preparing opening balance sheet, point number 1, recognize all assets and liabilities which have not been previously recognized, de-recognize all assets and liabilities which have been previously recognized, reclassify all items of liabilities or remeasure all the items of assets and liabilities as per the इंड AS। तो इंड AS 101 के शुरू में ही ये लाइन लिखी होती है। वहां भी हम एग्जाम्पल देते हैं, हम बोल के एग्जाम्पल देते हैं, लिखवाते नहीं है। यहां उसने एग्जाम्पल मांग लिया आपसे। क्लियर। सो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इजी सवाल है। आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बोला इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी दिए गए हैं। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। इंड AS 105 कौन सा होता है ये? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इसमें हम परिभाषा पढ़ते हैं, व्हाट इज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, और इसमें पहली कंडीशन होती है इट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल इन इमीडिएट सिचुएशन, के एज इट इज, ये एज इट इज अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए, है ना, तभी हम इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने कहा जी बेचनी है, पर हम बेचने से पहले ना अच्छे से इसकी रेनोवेशन कराएंगे, तो क्या वो अवेलेबल फॉर सेल अभी है? नहीं, जब तक आप इसकी रेनोवेशन नहीं कराते वो अवेलेबल फॉर सेल माना नहीं जाएगा, इसलिए उसको हेल्ड फॉर सेल आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये कंडीशंस होती हैं कि इट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल इन इमीडिएट सिचुएशन, एज इट इज अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए। फिर हम कहते हैं जी बिल्डिंग बेचनी है, बेचने से पहले खाली करेंगे। अब खाली करना तो एक स्वाभाविक सी बात है, क्या वो अवेलेबल फॉर सेल इन इमीडिएट सिचुएशन माना जाएगा? यस, माना जाएगा। और दूसरा होता है मैनेजमेंट की इंटेंशन होनी चाहिए, 12 महीने के अंदर अंदर सेल कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर होना चाहिए, आपने बायर ढूंढने की जो अपना काम है वो शुरू कर दिया है। ये सारे सिचुएशंस होते हैं, पर वो नहीं मांगे इस सवाल में
ये सिंपल क्वेश्चन पे ऊपर है कि हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने के लिए एसेट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल इन इमीडिएट कंडीशन, कि जो कंडीशन है उसी में वो अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए, तभी इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए जी, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। अब सवाल देख लेते हैं। ऑन 28 February 2001 entity X is committed to the following plans: to sell a property after completion of certain renovation to increase its value prior to selling it। लो आ गई बात। वो कह रहा है बेचने से पहले हम कुछ रेनोवेशंस करेंगे जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए। द रेनोवेशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट इज 2 months। नीचे देखो क्या मांगा है। कैन द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल बिल्डिंग बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एज ऑन 31 मार्च। ये घटना है 28 फरवरी की। क्या 31 मार्च को इसको नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिकॉज 2 महीने लग जाएंगे आपको रेनोवेशन करने में, और 2 महीने 31 मार्च के बाद हैं, तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल ऑन 31st of March, hence it cannot be classified as held for sale। To sell a commercial building to a buyer after the occupant vacates the building, the time required for vacating the building is usual and customary for sale of such commercial property। The entity considers the sale to be highly probable। वही आ गया कि बिल्डिंग बेचने से पहले उसको खाली कराना पड़ेगा। अब खाली तो कराना ही पड़ेगा, खाली कराए बिना बिल्डिंग थोड़ा बेच देंगे। तो क्या इसको अवेलेबल फॉर सेल इन इमीडिएट सिचुएशन माना जाएगा? यस, माना जाएगा। और इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर सकते हैं, जबकि इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं कर सकते। सो ये अगेन थ्योरेटिकल कंडीशंस के ऊपर सम है कि हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। वहां एक ये भी कंडीशन होती है, द सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल। मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ ये काम हो ही जाएगा। क्लियर है? सो वो कंडीशंस आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी सारी की सारी। एक ही कंडीशन के ऊपर सवाल है कि एसेट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल इन इमीडिएट सर्कमस्टांसेस। सो आइए जरा देखें क्या आंसर दिया है। तो पहले रेलेवेंट प्रोविजन, द एसेट और डिस्पोजल ग्रुप मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। ये पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन होती है सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल। और हाईली प्रोबेबल के लिए वो फर्दर होता है कि 12 महीने में पूरा हो जाए, आपका सेलिंग प्राइस इतना है, वो सब चीजें। ठीक है, पहले तो मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज एक्स प्लान टू सेल which is being renovated and such renovation is incompleted at reporting date। आपको तो 31 मार्च की बात करनी है। Although the renovations are expected to be completed within 2 months from reporting date, the property cannot be classified as held for sale as reporting date as it is not available for sale immediately in its present condition। Clear है? आगे दूसरा है आपकी कमर्शियल बिल्डिंग। इट इंटेंड्स टू ट्रांसफर कमर्शियल बिल्डिंग टू बायर आफ्टर ऑक्यूपेंट वकेट्स द बिल्डिंग एंड द टाइम रिक्वायर्ड इज यूजुअल एंड कस्टमरी फॉर सच नॉन करंट एसेट। तो यहां अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन माना जाएगा। इमीडिएट सेल वुड बी मेट एंड हेंस द कमर्शियल बिल्डिंग कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एट इट्स रिपोर्टिंग डेट। सो बिल्कुल कमर्शियल बिल्डिंग को यहां हेल्ड फॉर सेल माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बिल्कुल सिंपल। 2 कंडीशन होती हैं हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने के लिए। द एसेट मस्ट, पहले एक परिभाषा होती है ना, फिर होता है कि सिर्फ परिभाषा पूरा होने से कुछ नहीं होता, 2 कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे। द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन और सेल शुड बी हाईली प्रोबेबल। फिर हम लिखते होते हैं हाईली प्रोबेबल होने के लिए वो फर्दर 5 कंडीशंस हैं, वो हमें करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? सो ये पहली कंडीशन के ऊपर बहुत ही सिंपल सम था, कुछ भी खास इसमें नहीं था। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा ही यूजुअल सा क्वेश्चन है जो आई थिंक इंड AS 115 में कई बार किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 इंड AS 115। ये वही है जी, ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने वाला सम है, जहां हम हमेशा बताते होते हैं कि FR की फीस है मान लो 14,000, SFM की भी फीस है 14,000 और GFRS की फीस है 6,000। ठीक है, मैंने कहा जी तीनों कॉम्बो ले जाइए और 30,000 फीस दे दीजिए। तो ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ता है क्योंकि ये सारे डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं और इंड AS 115 कहता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस नीड्स टू बी एलोकेटेड टू डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस, है ना। तो 30,000 को इस रेशियो में बांटेंगे और आपका ट्रांजैक्शन प्राइस आ जाएगा। फिर मैंने कहा जी हम कई बार FR और GFRS इकट्ठा भी देते हैं 18,000 में, FR और GFRS इकट्ठा भी देते हैं 18,000 में। हाँ तो फिर ठीक है, 18,000 को इन दोनों में एलोकेट कर दीजिए 14:6 और बाकी सारा किसका मान लीजिए, SFM का। ऐसे हमने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हुए हैं एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइसेस के ऊपर कि टोटल 30,000 है ना, तो आप 18,000 तो FR और GFRS का लेते हैं, तो 18,000 को 14:6 की रेशो में बांट के 12 किसका ले लीजिए, SFM का ले लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने करे भी हुए हैं। सो मैं लिख के नहीं कराऊंगा, इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन दिखा देंगे बिकॉज सिंपल क्वेश्चन है। प्राइम लिमिटेड इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी and regularly sells software S, hardware H and accessory A। तीन चीजें बेचता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और accessory। The standalone selling prices for these items are stated below। तो सबका standalone selling price दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर S, हार्डवेयर H, accessory A। Since the demand for hardware H and accessory A is low, प्राइम लिमिटेड सेल्स H and A टुगेदर फॉर 1 लाख। लो आ गई ना बात, इन दोनों को मिला के वो 1 लाख का बेचता है। जैसे FR और GFRS मिला के हम 18 का बेचते हैं, बेचते नहीं है वैसे बोल रहा हूँ। सो इन दोनों को मिला के वो 1 लाख का बेचता है। प्राइम लिमिटेड एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद जीटा लिमिटेड टू सेल ऑल द 3 आइटम्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1.5 लाख। वो तीनों को 1.5 लाख में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुका है। सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। What will be the accounting treatment for the discount in the financial statements of Prime Limited, considering that 3 items are 3 different performance obligations, जैसे मैंने बोला था, which are satisfied at a different point of time. Further, what will be the accounting treatment if Prime Limited would have transferred the control of hardware H and accessory A at a सेम पॉइंट इन टाइम। बच्चे अगर सेम पॉइंट इन टाइम है फिर तो ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया ना, वो बाद में देखते हैं। ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। पहले तो एक सिंपल सा आंसर है कि टोटल कंसिडरेशन है जी 1.5 लाख का, है ना। तो हार्डवेयर H को और A को, ये दोनों आप 1 लाख का बेच रहे हैं, तो हार्डवेयर H का कितना, 1 लाख डिवाइडेड बाय, इन दोनों का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1,20,000 है, डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 1 लाख, और एसेसरी ए का कितना, 1 लाख डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 20,000, और जो बचेगा वो सॉफ्टवेयर एस का। पहले पार्ट का आंसर तो इतना ही है, समझ गए ना। सो दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि हार्डवेयर H और एसेसरी ए, मैं बता दूं ये कितना कितना आ रहा है, 83333 और 1667। सो ये हो गया 1 लाख, टोटल 1,50,000 है, तो एस का कितना आ गया 50,000, क्योंकि टोटल 1,50,000 था। फिर दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि आप हार्डवेयर H और एसेसरी ए
सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने, बिकॉज आप उसको सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फिर ठीक हो गया कि 1 लाख रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा सीधा ही, फिर आपको बांटने की थोड़ी ना जरूरत है। 1 लाख हो गया हार्डवेयर एच और एसेसरी ए, और ये 1 लाख सीधा ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा जब आप कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे। और एस का कितना होगा? 50,000। क्लियर है? सो कुछ भी नहीं है सवाल में, मैं सीधा एक बार आंसर आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी करे हुए होते हैं। तो ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा, सारी कहानी लिखी है, हम आंसर देखते हैं। ये देखो, हार्डवेयर एच का दिस, सॉफ्टवेयर ए का ये, और बाकी 50,000 किसका? सॉफ्टवेयर एस का। ठीक है, सो वो आप कहानी इनकी पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहे हैं इफ प्राइम लिमिटेड वुड हैव ट्रांसफर्ड द कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर एच एंड एसेसरी एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, देन दे शुड बी अकाउंट फॉर दोज प्रोडक्ट एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैं पहले बोले अगर कंट्रोल एक ही टाइम पे ट्रांसफर हो रहा है तो उनको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही माना जाएगा। प्राइम लिमिटेड could allocate 1 lakh of transaction price to single performance obligation and recognize revenue of 1 lakh when they transfer to the Zeta Limited. So very very easy question। ऐसे तो बड़े क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करे भी हुए होते हैं, सो लिख के करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा सम है। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक न्यू क्वेश्चन है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। इंड एस 109 और इंड एस 113 फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है। और बच्चे एसएफएम के अंदर तो इसके ऊपर हमने पीएचडी कर रखी है। इंड एस 113 में वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ते हो ना, कि इंड एस 113 में तो हर एसेट का वैल्यूएशन होता है, सो फाइनेंशियल एसेट्स का भी होता है, और मेथड तो वही होते हैं जो आप एसएफएम में पढ़ते हैं, नेट एसेट मेथड, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। तो इसमें रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल पीई रेशियो को यूज करके वो आपसे शेयर्स का वैल्यूएशन करवा रहा है। नो डाउट क्वेश्चन नया है बट बहुत इजी सवाल है, क्योंकि एसएफएम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हमने हवा में उड़ाए होते हैं। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 15। एंटिटी ए ओन्स 250 ऑर्डिनरी शेयर्स इन कंपनी XYZ, एन अनकोटेड कंपनी। तो ए के पास है इन्वेस्टमेंट इन XYZ, कितने शेयर? 250 शेयर्स। मैं यहीं पे सॉल्व करवा दूंगा आपको। कंपनी XYZ हैज अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 5,000 शेयर विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10। तो जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी है XYZ, उसके टोटल 5,000 शेयर हैं। एंटिटी XYZ आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड एट 70,000 पर ईयर। FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ठीक है, 70,000 पर ईयर। An appropriate PE ratio determined from published industry data is 15 before lack of market adjustments। तो XYZ का FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या पैट समझ लो 70,000 पर एनम है, और उसकी PE रेशियो बाजार में चल रही है 15 बिफोर मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट्स। उसमें कोई एडजस्टमेंट अभी पेंडिंग है। Entity A's management estimates that the discount for the lack of marketability of company XYZ share and restriction on their transfer is 20%। अब चक्कर क्या है, ये एक अनकोटेड कंपनी है, तो ये इसके शेयर्स मार्केटेबल तो हो नहीं सकते बिकॉज लिस्टेड नहीं है। वो कह रहा है इसलिए हम इसको 20% के डिस्काउंट के ऊपर वैल्यूएशन करते हैं, ये कह रहा है वो। तो 20% डिस्काउंट मतलब जो भी वैल्यू आप निकालोगे उसका 80% कर दीजिएगा, यही उसकी वैल्यू है। दोबारा पढ़ लो। एंटिटी एज मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट द डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी इज 20%। क्योंकि इसके शेयर्स मार्केटेबल नहीं है, सो जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 20% आप माइनस कर दीजिएगा। एंटिटी ए वैल्यू इट्स होल्डिंग इन कंपनी XYZ शेयर बेस्ड ऑन अर्निंग्स। Determine the fair value of entity A's investments in a XYZ share। तो आपको XYZ की वैल्यूएशन करनी है। XYZ के टोटल 5,000 शेयर हैं, सो वैल्यूएशन करके 5,000 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। अपने 250 शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है याद है? पी रेशो
प्राइस अर्निंग रेशो, तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, अगर हम दोनों साइड नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गया, मार्केट वैल्यू, प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर इज मार्केट वैल्यू, और ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर इज क्या, पैट। तो पैट 70,000 है, पी रेशो 15 है, तो 70,000 इंटू 15 ये कंपनी की वैल्यू इंटू 80%, डिस्काउंटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय 5,000 पर शेयर वैल्यू इंटू 250 वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, मजा आ गया सर, दोबारा करो। बच्चे ये तो एसएफएम का क्वेश्चन है ना। सब पॉइंट ए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो पी रेशो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो मैं दोनों साइड अगर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा ना, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो पी रेशो 15 है, ये आ गया आपकी मार्केट वैल्यू, और नीचे आ गया आपका पैट 70,000। तो मार्केट वैल्यू ऑफ XYZ लिमिटेड 70,000 इंटू 15, 10,50,000, उस पर 20% डिस्काउंट तो उसका 80%, 8,40,000। मतलब इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। वैल्यू पर शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड, टोटल उसके शेयर कितने हैं, 5,000, तो 168। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड, और आपके पास उसके 250 शेयर्स हैं, 42,000। क्लियर। सो क्वेश्चन नया है, ध्यान रखिएगा, बट बहुत ज्यादा इजी है, ये भी ध्यान रखिएगा। बी पार्ट भी है जी सवाल का, पढ़िए जरा। Based on the facts given in aforementioned part 1, assume that entity A estimates the fair value of shares its own in company XYZ using net asset valuation। मैंने बताया ना। अच्छा, ये कौन सा मॉडल लगाया है, इसको रिलेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं, एसएफएम में इसका नाम बोलते हैं। एक होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, FCFF FCFE मॉडल, और तीसरा होता है नेट एसेट। वो कह रहा है वो नेट एसेट बेस पे वैल्यूएशन करना चाहता है। The fair value of company XYZ net assets, including those recognized in balance sheet and those not recognized, 8.5 लाख। अब इससे आसान वो क्या करे, नेट एसेट्स खुद ही दे दिए, तो वैल्यू पर शेयर कितना, 8.5 लाख डिवाइड बाय 5,000। नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू पे, वो दिए हुए हैं उसने 8.5 लाख। डिटर्मिन द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटीज एज इन्वेस्टमेंट इन XYZ शेयर। सो नेट एसेट मेथड, मैंने जब इंडेस 113 कराया था तो मैंने कहा था ये तो मेथड्स के क्वेश्चंस हैं, ये हम एसएफएम में करते हैं, और अब देखो वो एफआर में भी आने शुरू हो गए। तो सीधा वैल्यू पर शेयर निकाल लें, सो टोटल है 8,50,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 170। यस, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 170 इंटू 250, 42,500, 42,500। क्लियर है, कुछ खास नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको, नया क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में।
पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इन डेज 2। तो ये तो बहुत ही जाली सा क्वेश्चन है। बताओ एनआरवी कैसे निकालते थे? इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर। एनआरवी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले लेते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कि अगर वो WIP है तो उसको फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और माइनस करते थे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या फिनिश्ड गुड्स के केस में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हो सकता है? हो सकता है, अगर वो गुड्स आपके डिफेक्टिव गुड्स हैं और उसकी रेक्टिफिकेशन पे आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा तो भी आपका कुछ ना कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, और माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये आता है आपका एनआरवी। इसी के ऊपर ये सवाल है, बहुत ही रद्दी सा क्वेश्चन है। देखिए जरा, वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट्स शुड बी कंसिडर्ड while determining the NRV of the inventories। वो कह रहा है NRV निकालते टाइम क्या क्या कंसिडर करना है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, ये तो अभी बोला, यस। क्यों करते हैं वैसे? क्योंकि ये जो सेलिंग प्राइस होता है ये फिनिश्ड गुड्स का होता है और आप कर रहे हैं WIP का वैल्यूएशन, तो WIP के NRV कहां से लाएंगे? WIP का कोई सेलिंग प्राइस थोड़ा होता है। सेलिंग प्राइस तो हमेशा किसका होता है? फिनिश्ड गुड्स का। इसलिए हम कहते हैं कि WIP को फिनिश करने में जो खर्चा भी होना है वो खर्चा आप सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दीजिए ताकि कॉस्ट और NRV सेम लेवल पे आ जाए। जस्ट वैसे लॉजिक दे दिया, जरूरत नहीं थी। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड ऑन सेल, यस। बच्चे ये जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, मान लो आपको लगता है कि ये पेंसिल 100 रुपए की बिकेगी और बेचने पे मुझे 2 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आपके लिए तो सेलिंग प्राइस 90-80 है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा आप सेलिंग प्राइस में से माइनस करते ही हैं। ये नई बात है, वैसे किसी क्वेश्चन में नहीं आया आज तक, क्योंकि सीधा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दिया होता है। पर अगर वो कहे जी मेरा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, ट्रेड डिस्काउंट 2% है, तो फिर आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 90-80 है, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता है। कैश डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, नो 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 नो। कैश डिस्काउंट का सेल से कोई लेना देना नहीं होता। कैश डिस्काउंट तो दिया जाता है जल्दी पेमेंट करने के लिए, ये तो फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा होता है। सो कैश डिस्काउंट आप कभी भी माइनस नहीं करते। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, बिकॉज कैश डिस्काउंट का NRV से क्या लेना देना है। NRV का मतलब होता है ये प्रोडक्ट बेच के मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे। अब वो पैसे जल्दी लेने के लिए आप कैश डिस्काउंट देते हैं, वो नहीं कंसिडर होगा। वो पैसे जल्दी लेने के लिए आप कैश डिस्काउंट देते हैं, तो उसका NRV से क्या लेना देना है। सो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कंसिडर होगा, ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर होगा, पर कैश डिस्काउंट NRV में कंसिडर नहीं होगा। क्लियर है? देख ले एक बार इन्होंने क्या आंसर किया है। सो ये तो हमने कर लिया ना पिछला। आइए जी, तो ये कहानी लिखेंगे जी पूरी। Ind AS 2 defines net realizable value as the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make sale। मैंने फॉर्मूले में लिख दिया था, इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो बच्चे NRV का पार्ट होता ही है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। कैश डिस्काउंट का एक बार पढ़ लेते हैं। कैश डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस इन कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट पेमेंट और पेमेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड। ऑफ कोर्स जल्दी पेमेंट के लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। These types of costs are incurred to recover the sale proceeds immediately
और बिफोर द एंड ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर, पैसा जल्दी लेने के लिए ही इस तरह के डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स दीज कॉस्ट आर नॉट इनकर टू मेक द सेल। आगे ना बात, मैंने भी यही बोला था, ये सेल के लिए थोड़ा ना है। देयरफॉर द सेम शुड नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटर्मिनिंग द एनआरवी। सो एनआरवी निकालते टाइम आपको इनको कंसिडर नहीं करना चाहिए। क्लियर है? सो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ये इंड AS 2 का क्वेश्चन भी पूरा हो गया। आराम से इसको आप RTP से ही रीड कर लीजिएगा। चलिए जी, सो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन ही बचे हैं। 16 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी है भी थोड़े थ्योरी टाइप के ही। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 17 इंड AS 8 और इंड AS 34 का कोई मिक्स सा क्वेश्चन लग रहा है। इंड AS 8 कौन सा है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रायर पीरियड एरर्स के लिए। और इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। क्लियर है? सो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पढ़िए जी, क्वेश्चन नंबर 17। While preparing interim financial statements for the half year ended 30th September 2002, an entity discovers a material error, an improper expense accrual in the interim financial statements for the period ended 30th September 2001 and the annual financial statements for the year ended 31 March 2002। बात समझ में आई है? वो कह रहे हैं कि हम इंटरिम रिपोर्ट्स बना रहे थे हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2002 की। तभी हमें पता चला कि जो पिछले साल के हाफ ईयरली रिपोर्ट्स थे 30 सितंबर 2001, उसमें कोई गलती हो गई, कोई खर्चा गलत रिकॉर्ड हो गया और ये गलती एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हुई है। मतलब ऐसे है ना कि आप तो ये 6 महीने के रिपोर्ट्स बना रहे थे, तो ये 6 महीने के रिपोर्ट्स बनाते दौरान पता चला कि इन 6 महीनों के रिपोर्ट्स में गलती हुई है और इन 6 महीनों के रिपोर्ट्स में गलती थी तो पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी वो गलती थी। सो दिस इज प्रायर पीरियड एरर्स। इंड AS 8 क्या कहता है कि प्रायर पीरियड एरर्स का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जाके ठीक करना है। इस तरह से ठीक करना है कि ये एरर कभी हुआ ही नहीं था। इसमें हमने 2-3 सिचुएशंस पढ़े हुए हैं। अगर एरर पिछले साल का है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तक क्लोज नहीं हुए तो फिर तो एरर ठीक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करिए। बट अगर एरर अगले साल का है, पिछले साल का है और अगले साल जाके पता लगा तो फिर पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके ठीक कर दीजिए, क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स तो आपने बनाने ही होते हैं। और अपना साल इस तरह बनाइए कि ये एरर कभी हुआ ही नहीं था और ये एरर अगर पिछले साल से भी पुराना है तो फिर याद है थर्ड बैलेंस शीट बनाते थे एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसमें एरर ठीक करिए और पिछला साल और अपना साल इस तरीके से बनाइए कि ये एरर कभी हुआ ही नहीं था। यही हमने पढ़ा हुआ है प्रायर पीरियड एरर्स को लेके, जो रिवाइज कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखते हैं। एंटिटी डज नॉट इंटेंड टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट for prior period presented in interim financial statements, as it believed it would be sufficient to correct the error by restating the comparatives in annual financial statements for the year ended 31 मार्च 2013। इधर देखो जरा, बात को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है, ये अपना साल है, ये कब शुरू हो रहा है? 1/4/2002 से 31 मार्च 2003 और ये है 1/4/2001। ध्यान से सवाल को समझिएगा। वो कह रहा है हम इस साल के हाफ ईयरली रिपोर्ट्स बना रहे थे। इंटरिम रिपोर्ट्स पहले हाफ ईयरली बना रहे थे, जरूरी थोड़ा इंटरिम रिपोर्ट्स क्वार्टरली होते हैं। वो हाफ ईयरली इंटरिम रिपोर्ट बना रहा था। तभी पता लगा कि जो पिछले साल के इंटरिम रिपोर्ट्स बने हुए हैं, उनमें एक एरर है और क्योंकि इंटरिम रिपोर्ट में एरर था तो पिछले साल के जो एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने
उसमें भी ये एरर रह गया। अब इस साल इंटरिम रिपोर्ट्स बनाते हुए ये एरर पता लग गया। कंपनी क्या कह रही है कि इंटरिम, आपको पता है इंटरिम रिपोर्ट्स में भी कंपैरेटिव्स देने होते हैं, बड़े सारे कंपैरेटिव्स हमने लिखे हुए हैं इंड AS 34 में। वो कह रहे जब इंटरिम रिपोर्ट बनाएंगे, इसके लिए जो कंपैरेटिव बनाएंगे, यहां एरर ठीक करने की जरूरत नहीं है, नॉट टू बी रेक्टिफाइड। क्यों? क्योंकि वो कह रहे जब एनुअल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तब हम पिछले साल के एनुअल में रेक्टिफाई कर देंगे। मतलब वो कहना चाह रहा है कि हम एनुअल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पिछले साल के एरर को पिछले साल के बुक्स में जाके रेक्टिफाई कर देंगे, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देंगे। पर इंटरिम, इस 6 महीने के इंटरिम बनाते हुए कंपैरेटिव इंटरिम को ठीक करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सही है? द आंसर इज नो। हमने इंड AS 34 में साफ साफ पढ़ा हुआ है, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कंपैरेटिव्स में जाके ठीक करिए। अगर कोई प्रायर पीरियड एरर है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कंपैरेटिव्स में जाके ठीक करिए। मतलब कंपनी ये तो कह रही है कि हम एनुअल में उसको रेक्टिफाई कर देंगे, जब यहां एनुअल बनाएंगे तो पिछले साल के एनुअल में रेक्टिफाई कर देंगे। पर वो कह रहे हैं इंटरिम बनाते टाइम पिछले क्वार्टर के जो पिछले 6 मंथली इंटरिम कंपैरेटिव्स हैं उनमें ठीक करने की जरूरत नहीं है। गलत है जी। आपको इंटरिम रिपोर्ट्स में भी याद है, इंटरिम रिपोर्ट्स में सारे इंड AS लगाने होते हैं। अगर आप कंडेंस्ड स्टेटमेंट्स भी बना रहे हैं तो भी आपको जो इंपॉर्टेंट इंड AS है वो सारे लगाने होते हैं। हमने लिखवाए हुए हैं कि कंडेंस्ड बनाते टाइम कौन कौन से इंड AS आपको लगाने जरूरी होते हैं। कंप्लीट बना रहे हैं फिर तो लगाने ही लगाने हैं, बट कंडेंस्ड भी बना रहे हैं फिर भी लगाने होते हैं। सो ये गलत कर दिया कंपनी ने। पिछले 6 मंथ्स के जो कंपैरेटिव इंटरिम रिपोर्ट्स हैं उसमें भी इस एरर को रेक्टिफाई करना जरूरी है। आइए देखें अब क्या लिखा है। इस दोबारा पढ़ लीजिए। द एंटिटी डज नॉट इंटेंड टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो प्रायर पीरियड के कंपैरेटिव्स को ठीक नहीं करना चाहता, एज इट बिलीव्स इट वुड बी सफिशिएंट टू करेक्ट द एरर बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव्स इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कह रहा है आप एनुअल में ठीक कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। पर जी नहीं, ऐसे वो ठीक नहीं होगा। सो डिस्कस इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट इंड AS। तो क्या लिखोगे? पहले लिखोगे एज पर इंड AS 8, इफ देयर इज एनी प्रायर पीरियड एरर देन इट्स इफेक्ट शुड बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिवली। या ऐसे लिख सकते हो, इफ देयर इज एनी एरर इन द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स then such error should be rectified in the previous year financial statement while preparing financial statements for current year, and current year financial statement should be prepared in such a manner that as there is no prior period error. फिर as per Ind AS 34, while preparing interim financial reports, if there is any error identified in the comparative financial reports of the interim reports of the previous year, then such error need to be rectified in the interim financial reports of the previous year. क्लियर हो गई बात? और ये तो बच्चे अपनी कहानी लिखेंगे, क्योंकि ये तो इंड AS से छाप के वर्डिंग लिखते हैं, हमने तो इंड AS से छापनी नहीं होती है ना। अब ये देखो ये क्या लिखते हैं। इंड AS 8 क्या कहता है? एन एंटिटी शैल करेक्ट मटीरियल प्रायर पीरियड एरर रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक लिखा है जैसे हमने पढ़ा। फिर इंड AS 34 क्या कहता है? एन एंटिटी टू अप्लाई द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज इन इंटरिम रिपोर्ट्स एज आर अप्लाइड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने पहले ही बोला कि इंटरिम रिपोर्ट्स बनाते टाइम सारे इंड AS लगाने पड़ते हैं। उन्होंने इसको अलग तरीके से लिखा कि आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करने हैं। फिर इंड AS 34 कहता है करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर इज, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये अब वो एम ही बता रहा है। ये फालतू बातें लिखते हैं ना बच्चे। फिर पैराग्राफ 25 ऑफ इंड AS 34 क्या कहता है? वाइल जजमेंट इज रिक्वायर्ड इन असेसिंग मटीरियलिटी। अब ये देखो ये फालतू बातें, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। ये देखो फालतू चीजें लिखते हैं, हमें मटीरियलिटी का क्या करना है। अब काम की बात, इन व्यू ऑफ द अबव द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट and restate the comparative amount in interim financial statements
फॉर हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2002। सो आपको पिछले इंटरिम रिपोर्ट्स में या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके इसको ठीक करना पड़ेगा। सो बस ये दो रेलेवेंट प्रोविजन है, ये वाला और ये वाला, बाकी सब फालतू बात है कि इंड AS 8 कहता है कि प्रायर पीरियड एरर्स को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ठीक करिए, और इंड AS 34 कहता है कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही अकाउंटिंग पॉलिसीज होने चाहिए जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज पर इंड AS 34 प्रायर पीरियड एरर्स शुड बी रेट्रोस्पेक्टिवली रेक्टिफाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? सो इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा सवाल है कि उसने एरर्स का कॉन्सेप्ट पूछा, पर किस में पूछा? इंटरिम रिपोर्ट्स में पूछा। बच्चे देखो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूछता, सिंपल एरर का सवाल पूछे, फिर तो हमें पता है कि एरर्स का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, सब ठीक करके आएंगे। तो उसने जानबूझ के आपसे इंटरिम रिपोर्ट्स के साथ इसको मिक्स करके पूछा। सो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल आई थिंक ये न्यू क्वेश्चन ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये हमने क्लास में पहले किया हुआ है। क्वेश्चन काफी न्यू है इसमें, बट इजी है। पास्ट RTP से कंपैरिजन करें तो ये थोड़े थोड़े इजी हैं। आइए जी, नेक्स्ट देखिए, फिर से इंड AS 27 और इंड AS 110। मैं बता दूं ये क्वेश्चन किस पे है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट एंटिटीज का। कॉन्सेप्ट हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। किसका? इन्वेस्टमेंट एंटिटीज का। क्या पढ़ा हुआ है? इन्वेस्टमेंट एंटिटीज को एग्जम्पशन होती है कि उनको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं होती। कौन होते हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटीज? वैसे तो पूरी परिभाषा है, पर यहां हम एग्जांपल से याद करेंगे। म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, जिनका काम ही क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स करना। वैसे तो बड़े सारे कंडीशन है कि मोर देन वन इन्वेस्टर होना चाहिए, मोर देन वन इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, उनका टारगेट होना चाहिए कि वो रिटर्न इस रूप में डिविडेंड इंटरेस्ट के रूप में जनरेट करेंगे, कोई और तरह का बेनिफिट नहीं लेंगे। वो सब आप पढ़ लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट एंटिटीज की परिभाषा क्या है। पर लॉजिक क्या था इनको एग्जम्पशन देने का कि म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको कंपनी चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर का भाव बढ़ जाए या डिविडेंड मिल जाए, बस उसको यहीं तक मतलब होता है, बस। सो म्यूचुअल फंड अगर किसी वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कंपनी में हिस्सा लेते हैं तो वो परमानेंट नहीं रुकना चाहते, वो तो अपना रिटर्न जनरेट करके वहां से निकल जाएंगे। सो ये लॉजिक था कि इन्वेस्टमेंट एंटिटीज को क्यों एग्जम्पशन दी जाती है। तो जब वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं उसकी बैलेंस शीट को अपने साथ क्यों जोड़ता फिरूं। तो इंड AS 27 और इंड AS 110 कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंटिटीज को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आइए अब सवाल पढ़ते हैं। PP लिमिटेड अ नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, लो जी ये तो नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इज द पेरेंट ऑफ प्रजा लिमिटेड। तो प्रजा लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है। विद इन द मीनिंग ऑफ इंड AS 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Okay. The investment in Praja Limited was carried in the separate financial statements of PP Limited at fair value with changes in fair value recognized in a other comprehensive income. हो। हमने इंड AS 109 भी किया हुआ है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हैं तो ये हमेशा FVTPL ही माना जाएगा, बिकॉज ये कैश फ्लो टेस्ट पूरा नहीं करता। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो दो टेस्ट होते थे, एक बिजनेस मॉडल टेस्ट, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट CCFT। सो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पूरा नहीं करता था, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स को हमेशा FVTPL ही माना जाता था। पर एक एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन ये थी कि अगर आप चाहें तो एक इररिवोकेबल सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप इस इन्वेस्टमेंट को क्या दिखा सकते हैं,
FVT OCI भी दिखा सकते हैं विद एनी चेंजेस इन फेयर वैल्यू ट्रांसफर टू OCI। पर क्या ये बाद में रिक्लासिफाई होता था पीएल में? नहीं। जो गेन और लॉस ऑन OCI था वो पीएल में कभी रिक्लासिफाई नहीं करते थे। सो दिस इज वन ऑफ द आइटम विच इज नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएल। ठीक है, ये एक वन टाइम होता था, इररिवोकेबल सिलेक्शन होता था। मतलब अगर आपने इस रूट को चुन लिया तो आप दोबारा इस रूट पे वापसी नहीं कर सकते। वो हमेशा FVT OCI ही रहेगा विद गेन और लॉस ट्रांसफर टू OCI, और वो कभी भी पीएल में रिक्लासिफाई नहीं होगा। उसने भी वही किया हुआ है। वो कह रहा है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने इन इन्वेस्टमेंट्स को OCI माना हुआ है। भाई नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटीज कंसोलिडेट नहीं करते, पर हमने पढ़ा हुआ है कि उनको इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स को FVTPL दिखाना होता है, वो FVT OCI नहीं दिखा सकते। इन्वेस्टमेंट एंटिटीज FVT OCI नहीं दिखा सकते क्योंकि उनको कंसोलिडेशन से एग्जम्पशन मिलती है, और एग्जम्पशन इसी शर्त पे मिलती है कि इन्वेस्टमेंट्स को FVTPL दिखाया जाएगा। पर ये तो नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, उसने FVT OCI दिखा रखा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1/4/2002 PP लिमिटेड क्वालिफाइज एज वन दैट इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। ओ हो 1/4/2002 को वो क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गई। कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन 1/4/2002 वाज 8 लाख। मतलब उस समय बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चल रही है 8 लाख। गेन और लॉस, जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस वो OCI में डाले होंगे, ये फेयर वैल्यू ही होगी। ये 8 लाख 1/4/2002 की फेयर वैल्यू होगी ना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स को FVT OCI दिखा रखा है। द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन प्रजा लिमिटेड वाज 10 लाख ऑन दैट डेट। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। कैरिंग अमाउंट कह रहा है 8 लाख है और उस दिन फेयर वैल्यू 10 लाख है। मतलब उसने उसको फेयर वैल्यू पे किया नहीं हुआ, तो फिर उसने OCI में कैसे दिखा दिया? फिर FVT OCI का क्या मतलब हुआ? चलो छोड़ो, अपने को क्या लेना देना है। ये समझ लो कि फेयर वैल्यू 31 मार्च को किया होगा, तब फेयर वैल्यू 8 लाख होगी। अभी उसने 1/4 को दोबारा फेयर वैल्यू निकाली, फेयर वैल्यू 10 लाख होगी। यही मतलब है। सवाल है बच्चे, सब चलता है। PP Limited had recognized in OCI an amount of 1 lakh as previous fair value increase related to investment in Praja Limited। आ गई ना बात? वो कह रहा है देखो, आज इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट 8 लाख है और आज OCI में 1 लाख रुपए का गेन भी दिख रहा है। क्योंकि ये FVT OCI इन्वेस्टमेंट थी तो प्रीवियसली फेयर वैल्यू पे किया होगा, तो आज OCI में 1 लाख रुपया दिख रहा है। ये लिख रहा है ना, फेयर वैल्यू इंक्रीज। पर आज जब वो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गया, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को तो ये बच्चे FVTPL पे दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया इज 109। अगर आप FVT OCI इन्वेस्टमेंट्स को FVTPL लेके जा रहे हैं, हाँ, तो फिर फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। और आज की फेयर वैल्यू कितनी है? 10 लाख। और फेयर वैल्यू गेन और लॉस 2 लाख का कहां जाएगा? PL में। ये जो 1 लाख का गेन ऑलरेडी पड़ा है, क्या ये PL में रिक्लासिफाई होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही तो इररिवोकेबल इलेक्शन थी कि आप इसको दोबारा रिक्लासिफाई PL में नहीं कर सकते। आप इसको अदर इक्विटी में ही दिखाएंगे। नाम आप जो रखना चाहे रख सकते हैं, पर ये 1 लाख को आप कभी PL में रिक्लासिफाई नहीं कर सकते। सो आज आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट चल रही है 8 लाख। आज आप बन गए इन्वेस्टमेंट एंटिटी। इन्वेस्टमेंट एंटिटी को इन्वेस्टमेंट दिखानी होती है FVTPL पे, तो FVTPL पे करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, 2 लाख PL में चला जाएगा। जो पुराना 1 लाख का गेन OCI में खड़ा है वो अदर इक्विटी में ही जाएगा। आप उसका नाम जो मर्जी रख सकते हैं। सो एक्चुअली में ये मिक्स आई क्वेश्चन है। इंडेस 27, इंडेस 110, पर बीच में इंडेस 109 के भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। सो एक मिक्स आई सवाल है, थ्योरेटिकल नेचर का समय कि 8 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आज FVTPL बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? बिकॉज आज आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गए हैं और इन्वेस्टमेंट एंटिटीज के लिए जरूरी है कि वो इन्वेस्टमेंट्स को FVTPL पे दिखाए। तो 2 लाख का गेन PL में चला जाएगा। जो 1 लाख का पुराना गेन है वो PL में रिक्लासिफाई नहीं हो सकता।
क्लियर है? सो ठीक है, अच्छा सवाल था। आइए जरा देख लेते हैं यहीं से आंसर, क्योंकि थ्योरेटिकल नेचर का है, कहाँ लिखते रहेंगे। आइए जी, एज पर इंड AS 27 ऑन द डेट ऑफ चेंज दैट इज 1/4/2002 PP Limited become an investment entity. Its investment in Praja Limited shall be valued at fair value through profit and loss account. बिल्कुल ठीक, यही तो मैंने बोला कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गए तो इंड AS 27 कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट FVTPL पे दिखाने पड़ेंगे। अकॉर्डिंगली द न्यू कैरिंग अमाउंट विल बी 10 लाख। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू कैरिंग अमाउंट एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ चेंज विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन PL 2 लाख। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट 8 लाख, नई फेयर वैल्यू 10 लाख, तो 2 लाख कहां जाएगा? PL में। यही हमने पढ़ा, बिल्कुल ठीक आंसर लिखा हुआ है। अब जो एग्जिस्टिंग है उसकी बात करेगा। एनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन OCI इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिडरी शैल बी ट्रीटेड एज इफ इन्वेस्टमेंट। ये फालतू बात, कुछ तो बच्चे इन्होंने फालतू करना ही होता है। अमाउंट्स प्रेजेंटेड इन OCI, ये देखो आ गया ना इंड AS 109 पे, मैंने बोला था ना ये कभी रिक्लासिफाई नहीं हो सकता। अब वही लिखेगा, अमाउंट्स प्रेजेंटेड इन OCI शैल नॉट बी सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू PL, however the entity may transfer the cumulative gain or loss within the equity. इंड AS 109 ने आना ही आना था, बिकॉज ये इररिवोकेबल सिलेक्शन होती है और ये गेन और लॉस कभी भी PL में रिक्लासिफाई नहीं हो सकता। Therefore, the company shall not reclassify fair value gains or loss to profit or loss on change in classification from FVT-OCI to FVTPL. क्लियर हो गया? सो नीचे लिखा है कैरिंग अमाउंट हो गई 10 लाख और PL में कितना जाएगा? 2 लाख। वही चीज दोबारा लिखी है। क्लियर हो गई बात? फिर कह रहा है इंड AS 107 के अकॉर्डिंगली इसका ना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो वो डिस्क्लोजर हमने दे दिया कि क्यूमुलेटिव गेन और लॉस हमें कितना हुआ है इसमें? 2 लाख। क्लियर? अच्छा सवाल है। क्वेश्चन तो बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं, बिकॉज इंड AS के कॉन्सेप्ट, अब देखो इसी में देखो इंड AS 27 भी लग गया, इंड AS 109 भी लग गया, बीच में इंड AS 127-110 एक ही है, वो सेपरेट का है, वो कंसोलिडेटेड का है। सो इंड AS में खास बात यह है कि जब वो मिक्स करके सवाल पूछेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स कितने सॉलिड हैं। क्या आपको याद था ये कि इंड AS 109 में हमने ये पढ़ा हुआ है? ये सब चीजें आपको याद होंगी तभी आप आंसर कर पाएंगे। यही खासियत है इंड AS की, इतने ज्यादा वास्ट है कि वो कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे, और जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। अब देखने में तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, पर देखो रेफरेंस कहां कहां से लिया गया। क्लियर है? आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। सो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सो 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ज्यादा काम नहीं है। अब इंड AS 110 फिर से आ गया है। इस बार कंसोलिडेशन का कोई सम नहीं है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का था पहला क्वेश्चन, कंसोलिडेशन के ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। पढ़िए जी। सोलर लिमिटेड हैज एन 80% इंटरेस्ट इन सब्सिडरी मार्स लिमिटेड। सोलर लिमिटेड होल्ड डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑफ 25% इन वीनस लिमिटेड। मार्स लिमिटेड ऑल्सो होल्ड 30% इंटरेस्ट इन वीनस लिमिटेड। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले मैं यहीं तक इसकी डायग्राम बना के समझा दूंगा आपको। वो कह रहा है जी एक सोलर लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, एक मार्स लिमिटेड है। सोलर लिमिटेड का मार्स लिमिटेड में 80% हिस्सा है, सोलर लिमिटेड का वीनस लिमिटेड में डायरेक्ट 25% हिस्सा है। मार्स लिमिटेड ऑल्सो होल्ड 30% इंटरेस्ट इन वीनस लिमिटेड। मार्स का वीनस में 30% हिस्सा है। द डिसीजन कंसर्निंग रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ वीनस लिमिटेड रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। वीनस की रेलेवेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए 51% शेयर चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? मोर देन 50%।
सो वीनस लिमिटेड के रेलेवेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए 51% शेयर चाहिए. हाउ शुड सोलर लिमिटेड अकाउंट्स फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन वीनस लिमिटेड इन इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो कह रहा बताओ सोलर और वीनस का आपस में क्या रिश्ता है कंसोलिडेशन के लिए. तो बच्चे सब्सिडरी है, आपको पता है सब्सिडरी के जरिए जो शेयर अक्वायर किया जाता है वो भी इसी का है 30, डायरेक्ट इसका है 25, तो टोटल शेयर कितना हो गया 55. जो भी हिस्सा सब्सिडरी के थ्रू अक्वायर किया जाता है, अब मार्स जो है वो एस की सब्सिडरी है और मार्स का वी में 30% हिस्सा है और एस का सीधा 25% अपना भी है, तो 30 ये भी काउंट होगा, 25 ये भी काउंट होगा, सो टोटल 55%. तो वीनस लिमिटेड इसके लिए क्या बन जाएगी सब्सिडरी. पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एस लिमिटेड का हिस्सा कितना माना जाएगा, ये आपने किया हुआ है 80% का 30% प्लस 25%, 49% एस लिमिटेड का माना जाएगा और एनसीआई कितना माना जाएगा 51% माना जाएगा. ये जब हमने क्लास में चेन होल्डिंग्स का टॉपिक कराया था उसमें ये छोटी सी चर्चा हुई थी, तो उसने उसके ऊपर थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन पूछा है कि बताओ वीनस लिमिटेड एस लिमिटेड के लिए क्या है, सब्सिडरी है क्यों, बिकॉज टोटल 55% हिस्सा है, बट अकाउंटिंग के लिए 55 नहीं है, अकाउंटिंग के लिए 49% है, बिकॉज ये 80% का 30% काउंट होता है, सो ये 24 हो गया प्लस 25 उसका अपना और एनसीआई कितना 51%. सो अगेन छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है. आइए देख लेते हैं इसका आंसर यहीं से. इन द प्रेजेंट केस कोई नाम नंबर रेलेवेंट प्रोविजन कुछ नहीं. सोलर लिमिटेड कंट्रोल्स मार्स लिमिटेड, उसने लिख दिया जी कंट्रोल है, सब्सिडरी है. सिंस इट सोल्ड 80% ऑफ वोटिंग राइट्स. अच्छा वो सोलर और मार्स की बात कर रहे हैं ना कि सोलर और मार्स सोलर की सब्सिडरी है. कॉन्सिक्वेंटली इट्स ऑल्सो कंट्रोल्ड वोटिंग राइट्स एसोसिएटेड विद 30% इक्विटी इंटरेस्ट हेल्ड बाय मार्स इन वीनस. अब मार्स का वीनस में 30% था, वो कह रहे ये भी तो इसी का ही है ना 30%. अगर सोलर मार्स को कंट्रोल कर रहा है तो जो मार्स का वीनस में 30% है वो भी तो सोलर का ही हुआ ना. सोलर लिमिटेड ऑल्सो होल्ड डायरेक्ट 25% इक्विटी इंटरेस्ट, उसका अपना भी है, एंड लेटेंट वोटिंग पावर. दस सोलर लिमिटेड कंट्रोल 55% वोटिंग पावर ऑफ वीनस. एज द डिसीजन रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी, सोलर लिमिटेड कंट्रोल्स वीनस लिमिटेड. ये आंसर हो गया आपका. एंड शुड देयरफॉर बी कंसोलिडेटेड इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 110. तो सोलर वीनस को कंट्रोल करता है. अब आगे वो वही लिखेगा, मैं ऐसे लिख देता हूं कि उसका अपना हिस्सा 49% है और 51% किसका है, शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द एनसीआई. वो एक बार पढ़ लीजिएगा. क्लियर. सो अपना हिस्सा 49% है और बाकी 51% किसका, एनसीआई का. क्लियर. सो अगेन छोटा सा क्वेश्चन है इसके ऊपर, इंड AS कंसोलिडेशन का कोई बड़ा सम नहीं इसमें डाला गया, चलो अच्छी बात है ना. आइए जी आखिरी क्वेश्चन करते हैं, वो प्रैक्टिकल है शायद. कहाँ गया, ये राजी. आइए इंड AS 16 लास्ट सवाल है. अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक न्यू क्वेश्चन है. पढ़िए जी. हेवन लिमिटेड हैड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1/4/2001 फॉर 30 lakh which is reflected in its books at written down value of 17,50,000 on 1/4/2006. सो बच्चे 1/4/2001 को मशीन खरीदी थी 30 लाख की, 1/4/2006 को उसकी WDV है 17,50,000. कंपनी हैज एस्टिमेटेड एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10% ऑन 1/4/2006 टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट. सो वो 1/4/2006 को 10% अपवर्ड रिवैल्यूएशन करेगा. ठीक है जी. हेवन लिमिटेड अवेल्ड द ऑप्शन गिवन बाय इंड AS ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस एज द एसेट इज यूज्ड बाय द एंटरप्राइज. हमने एक बात पढ़ी हुई है, जब भी आप रिवैल्यू करेंगे
और रीवैल्यू अपवर्ड करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। सो हमने पढ़ा हुआ है एक ऑप्शन होती है कंपनी के पास कि एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रीवैल्यूएशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये सब कहां होता था? सोकी में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। और इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पल बना बना के आपको क्लास में कराए हुए हैं कि और बाद में हमने इस पे टैक्स भी लगा के दिखाया था कि डेफर टैक्सेस कैसे एडजस्ट होते हैं। पता नहीं अब ये पूछेगा कि नहीं, इसमें नहीं है। सो एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रीवैल्यूएशन कैन बी, शैल बी नहीं, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये सब होता था सोकी में। वो कह रहा है कंपनी ने वो ऑप्शन ले ली है। देखो क्या लिखा है, Heaven Limited availed the option given by Ind AS of transferring some of the surplus as the asset is used by enterprise। उसने क्लैरिटी से नहीं लिखा, सही होना चाहिए, of transferring the additional depreciation। चलो अब हमें पता है वो किसकी बात कर रहा है। सो धीरे धीरे रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करते चले जाएंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स में डालते चले जाएंगे। अब वो कितना है वो बताया नहीं है बेवकूफ। अच्छा वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना, जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा। सॉरी, ऑन 1/4/2008, 2 साल बाद, द मशीनरी वॉज रीवैल्यूड डाउनवर्ड बाय 15% एंड द कंपनी ऑल्सो री एस्टिमेटेड द मशीनरीज रिमेनिंग लाइफ टू बी द 8 years। लो जी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, रिवैल्यूएशन डाउन भी किया है और लाइफ भी चेंज करी है। ऑन 31 मार्च 2010 द मशीनरी वॉज सोल्ड। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन है तो लाइफ तो ओरिजिनल लाइफ कितनी है? 1/4/2001 को मशीन खरीदी 30 लाख की, आज बुक्स में आ रही है 17,50,000। कितने साल बाद? 5 साल बाद, है ना। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, हाँ 5 साल बाद। 5 साल बाद उसको अपवर्ड रिवैल्यू कर दिया, फिर 2 साल बाद डाउनवर्ड रिवैल्यू कर दिया और रिमेनिंग लाइफ 8 साल रिवैल्यू कर दी। फिर मशीन 31 मार्च 2010 को बेच दी और कंपनी वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेवन लिमिटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। माय गॉड, ये तो 1/4/2001 से ही शुरू करना पड़ेगा, शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। एक काम करिए, अब सवाल दोबारा पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सो हमें मशीनरी अकाउंट पूरा बना के दिखाना पड़ेगा। सवाल दोबारा पढ़ लीजिए प्लीज। सो 10 साल का मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना जी। 11th क्लास आपको याद आ जाएगी। 11th क्लास में आपने बड़े मशीनरी अकाउंट बनाए हैं इस तरह से। चलिए आइए मैं सवाल खुद ही समझाता हूं। इधर देखिए, 1/4/2001 को आपने मशीन खरीदी है। कितने की खरीदी है? 30 लाख की। 1/4/2006 को उसकी WDV है 17,50,000। तो ये 5 साल हो गए। 5 साल में क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी डेप्रिसिएशन लगी है टोटल? क्योंकि उसने लाइफ कुछ नहीं दी हुई, सब खुद को ही ढूंढना है। तो 30 लाख माइनस 17,50,000, 12,50,000 की डेप्रिसिएशन लगी है 5 साल में। सो डिवाइड बाय 5 करोगे तो हर साल की डेप्रिसिएशन 2.5 लाख आ रही है, और 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख करोगे तो डेप्रिसिएशन का रेट 8.33 आ रहा है। मतलब 12 साल लाइफ ली होगी उसने। 30 लाख डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 2.5 लाख आ जाएगा। हाँ देख लो, डेप्रिसिएशन ढूंढनी थी, लाइफ कहां दी हुई है? 12 साल लाइफ है हैं बच्चे। देखो 5 साल में डेप्रिसिएशन लगी 12.5 लाख, तो 1 साल की कितनी? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख डेप्रिसिएशन 30 लाख के ऊपर है, तो 30 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख कर दो। 30 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख, 12 साल लाइफ थी ओरिजिनल सवाल में, ये लाइफ ढूंढनी थी क्वेश्चन में। सो वर्किंग नोट बनाएंगे, कोई बात नहीं। यहां उसने रीवैल्यू कर दिया है अपवर्ड। कितने से?
10% से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1/4/2008 को 2 साल बाद उसने रीवैल्यू कर दिया है डाउनवर्ड। कितने परसेंट से? 15% से, और साथ में लाइफ भी रिवाइज कर दी है 8 साल। द रिमेनिंग लाइफ 8 साल, ये रिमेनिंग लाइफ है 8 साल, ध्यान से। वो कह रहा है यहां पे रिमेनिंग लाइफ 8 साल है। ओरिजिनल लाइफ हमने कितनी ढूंढी थी? 12 साल। वो कह रहा है रिमेनिंग लाइफ 8 साल है। फिर 31 मार्च 2010 को उसने मशीन बेच दी है। कितने की? 9,35,000 की। वो कह रहा है मशीन अकाउंट बना के दिखाओ। सो बस एक लाइव ढूंढने वाला ही पॉइंट था, और कोई पॉइंट नहीं था। सो आइए 10 साल का मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। सवाल अच्छा है। इंडेस 16 में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पूछने के लिए, और क्या पूछा हुआ है। चलो ठीक है, ये भी तो पूछ ले सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। सो डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा जी, बिकॉज बहुत सारे साल बनाने हैं। सो बड़ा सा ही खाता बनेगा जी। सो इतने में 10 साल बन जाने चाहिए, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो और खींच लेंगे। चलिए, सो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सो शुरू से बनाना है। ओवर द यूजफुल लाइफ खाता मांगा है, और यूजफुल लाइफ तो पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। सो 1/4/2001 को मशीन खरीदी। सो टू बैंक कितना? 30 लाख। आइए वर्किंग नोट बना के पहले इसकी लाइफ ढूंढ लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ ऑफ मशीन। आइए जी, सो परचेज प्राइस ऑन 1/1/2001 30 लाख। WDV ऑन 1/4/2001 है ना? यस। WDV ऑन 1/4/2006 17,50,000। डेप्रीसिएशन फॉर 5 years 12,50,000। तो डेप्रीसिएशन पर एनम 12,50,000 डिवाइड बाय 5 2,50,000। तो यूजफुल लाइफ कितनी? 30 लाख का परचेज प्राइस, स्क्रैप कोई थी नहीं, हर साल 2.5 लाख डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो 12 साल की ओरिजिनल यूजफुल लाइफ आ गई। ठीक है। सो पहले 5 साल का खाता तो बच्चे बहुत जल्दी बन जाएगा ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। सो पहले 5 साल का खाता तो बस उड़ा दीजिए जल्दी से, क्योंकि उसमें तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लगानी है। 31 मार्च 2002 बाय डेप्रिसिएशन 2.5 लाख, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 27,50,000। 1/4/2002 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,50,000। 31 मार्च 2003 बाय डेप्रिसिएशन 2,50,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 25 लाख। 1/4/2003 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25 लाख। 31 मार्च 2004 बाय डेप्रिसिएशन 2.5 लाख,
और बाय बैलेंस कैरेड डाउन 22,50,000। 1/4/2004 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,50,000। 31 मार्च 2005 बाय डेप्रिसिएशन 2.5 लाख। बाय बैलेंस कैरेड डाउन 20 लाख। 1/4/2005 ये 5 साल तो एवं मांगे हुए हैं, इसका तो कोई फायदा ही नहीं था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख। 31 मार्च 2006 बाय डेप्रिसिएशन 2,50,000। बाय बैलेंस कैरेड डाउन 17,50,000। लो जी, यही वैल्यू दी हुई है आपको। फिर 1/4/2006 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,50,000। क्लियर है? देखिए जगह कितनी है, कम है जी, इसकी जगह को बढ़ाना पड़ेगा। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, कम ना पड़ जाए बाद में। यहाँ कौन सा पेज खत्म हो रहा है। चलिए जी, सो 1/4/2006 को आपने अपवर्ड रिवैल्यू किया 10%, और अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती है? पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। सो 1/4/2006 को टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 17,50,000 का 10% 1,75,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ, 12 साल टोटल लाइफ, 5 साल निकल चुके हैं, तो बची लाइफ कितनी? 7 साल। तो डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। बाय डेप्रिसिएशन इधर देखो, 17,50,000 प्लस 1,75,000 कितना आता है ये? 19,25,000। और अब बची हुई लाइफ कितनी है? 7 साल। सो 2,75,000 की आपकी क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई। कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि रिवैल्यू करके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, वो हमने डेप्रिसिएशन में ऐड कर दी और डेप्रिसिएशन बची हुई लाइफ में लगा दी। सर वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन वो यहां नहीं आएगा ना, वो तब आता अगर वो साथ में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगता। उसने तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट मांगे, तो एडिशनल, क्योंकि डेप्रिसिएशन टू पीपी एंट्री हो गई। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री है पीएल टू डेप्रिसिएशन। वो तो बच्चे एक सोकी की एंट्री है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के आप रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दीजिए, उसका इस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता ना। तो 17,50,000 प्लस 175,000 माइनस 275,000, सो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 16,50,000। कुछ भी नहीं है सवाल में, सोकी मांगता तो मजा आता। हमने तो क्लास में धज्जियां उड़ाई हुई हैं इस कॉन्सेप्ट की। आइए जी, ये तो इन्होंने बड़ा सिंपल सा सीए इंटर टाइप सवाल पूछ लिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,50,000, अगले साल कुछ नहीं हुआ, बिकॉज जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है वो हुआ है 1/4/2008 को, तो अगले साल कुछ नहीं हुआ। 31 मार्च 2008 को वही डेप्रिसिएशन फिर से लग गई 2,75,000 बाय बैलेंस कैरेड डाउन। बाद में लिखिए आराम से, 1650 माइनस 275 13,75,000 13,75,000। आइए जी, 1/4/2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,75,000। रुकिए, अब वो कह रहा है कंपनी ने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया। बच्चे इधर देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। अब वो पॉइंट आ गया एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला, देखना जरा। कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, बताओ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना? 13,75,000 का 15%,
13,75,000 का 15%, 206,250, 206,250 क्या एंट्री होगी? ये सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन है। तो सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन में पढ़ाया हुआ है, पहले लॉस डेबिट होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और अगर फिर भी लॉस बच गया वो पीएल में जाएगा। अगर ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होता तो लॉस सीधा कहां डेबिट होता है? पीएल में। अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होता तो लॉस सीधा कहां डेबिट होता है? पीएल में। बट क्योंकि ये सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन है, आपने पहले रिवैल्यूएशन किया हुआ है और रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या डाली हुई है? पीपीई टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अब डेबिट भी क्या होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या 1750 डेबिट कर दूं? नहीं, क्योंकि अब 1750 बचा नहीं है। वो कह रहा था आप एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इधर देखिए, वर्किंग नोट नंबर 3, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 1/4/2008। बताओ टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था आपका? 1,75,000। तो इस पे बचे हुए 7 साल में डेप्रिसिएशन लगनी थी, बिकॉज टोटल लाइफ 12 साल थी। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप इसमें से घटा चुके हैं, कितने साल की? 2 साल की। और कहां ट्रांसफर कर चुके हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। सो 175 डिवाइड बाय 7 इंटू 2, 50,000 आप ऑलरेडी इसमें से घटा चुके हैं। तो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना? 1,25,000। सो जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चे? आपका टोटल रिवैल्यूएशन लॉस है 206,250। तो ये डेबिट होगा पहले कहां? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। कितना? 1,25,000। टू मशीन 206,250 और बाकी डेबिट होगा कहां? पीएल में। 206,250 माइनस 1,25,000, 81,250। सो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे लग रहा था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जरूरत पड़ गई। क्लियर है? क्योंकि आपको जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है वो पहले कहां डेबिट करना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस का पूरा ही बैलेंस बचा है? नहीं, वो कह रहा हमने ऑप्शन ली हुई है जहां हम एडिशनल डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कम हो गया। सो 1/4/2008 बाय रिवैल्यूएशन सरप्लस 1,25,000 बाय P&L कितना? 81,250। क्लियर है? अब 31 मार्च 2009 को डेप्रिसिएशन लगानी है और लाइफ भी चेंज हो चुकी है। इधर देखिए, 13,75,000 माइनस 206,250 और बची हुई लाइफ अब कितनी है? 8 साल। बच्चे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। चेंज इन लाइफ इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का कौन सा इफेक्ट होता है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। 146,094 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो ये अच्छा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया आपका। माइनस 125 माइनस 81,250 माइनस 146,094। सो 1,022,656 1,022,656। क्लियर है? बस अब आखिरी साल है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। मशीन बेची कब है? 31 मार्च 10 को, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन और लगेगी बस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,022,656 31 मार्च 2010 बाय डेप्रिसिएशन 146,094। इसी दिन मशीन बेच दी। सो बाय बैंक कितने की?
935 चेक कर लो बेचने पे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, और मशीन बेचने पे जो गेन लॉस होता है वो कहां जाता है, P&L में। $58,438 का गेन हुआ है जी, तो 31 मार्च 2010 को ये गेन कहां जाएगा, P&L में। तो इस आरटीपी में एक पहला क्वेश्चन अच्छा था एंड आई थिंक एक आखिरी क्वेश्चन अच्छा है, बाकी सब तो ऐसे ही है, ठीक है ना। सो इस तरह का क्वेश्चन आराम से आ सकता है। उसने रिवैल्यूएशन साथ में वो सोकी बनवा दे सकता था तो और मजा आता थोड़ा सा, पर उसने सोकी बनवाया नहीं। हमने क्लासेस में इसका ये सब कराया हुआ है, हमने सोकी तक बनवाए हुए हैं क्लासेस में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। सवाल अच्छा था क्योंकि शुरू में लाइफ नहीं दी हुई थी, काफी पंगे थे इस क्वेश्चन में, पर बढ़िया सवाल है, आ सकता है जी पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन और एक ही आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि बीच वाले क्वेश्चंस में इतना कोई दम नहीं था। फेयर वैल्यू वाले इंडेक्स 113 के हैं जो आ सकते हैं। चलिए पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए बच्चे, सो इससे हमारे आरटीपी की जो सारी चर्चा थी वो कंप्लीट हो गई। एक एक क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर लिया। अब जब एमटीपी आएंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो आरटीपी हमने कवर कर लिया। न्यू सम्स थे कुछ, खास करके फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट ही नया था जिसको अगर आप खुद से करते तो आपको पक्का पक्का दिक्कत आती। बाकी कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था, सारी बातें आपने पढ़ी हुई थी पहले से क्लासेस में, ठीक है जी। चलिए, सो इसको आरटीपी को अच्छे से कर लीजिएगा। सीधा कुछ आ सकता आए ना आए, देखो हमें तो पढ़ना है ना, बात क्या आएगा क्या नहीं आएगा नोबडी नोस, हमें तो पढ़ना है और हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। आई होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।